हाँ, तो बच्चा लोग, आज हम लोग क्या बनाने वाले हैं। तो आज मैं आपको 2020 का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूरा सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। और ये देखो क्या है ना कि अगर ये तुम वीडियो पूरा देखते हो, ठीक है ना, एकदम ध्यान रखना। तो अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए कि 4 साल का अगर डिस्कशन करता हूँ तो 6 क्वेश्चन होता है ना एक साल में। तो 4 साल में कितना हो गया? 24 क्वेश्चन। तो ये आप ध्यान रखें कि उस 24 में से 3 आपका कंफर्म आपका बन ही जाएगा एग्जाम्स में। कंफर्म 100% बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये मत देखो कि हाँ हम 24 क्वेश्चन बना रहे हैं, नहीं। आप ये 24 क्वेश्चंस वही क्वेश्चंस बना रहे हो जो कि आने वाला है, उसमें से 3 क्वेश्चन आपका कंफर्म है। तो अगर पूरा लॉन्ग का डिस्कशन देख लेते हो तो 3 क्वेश्चन तो पक्का तुम्हारा एकदम 5 मार्क्स का बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। फिर शॉर्ट का भी डिस्कशन हम लोग करेंगे ही, है ना, तो उसका भी बनेगा। और आप लोग ये समझ लो कि अगर ये एक हफ्ता पूरा बढ़िया से देखते हो ना तो एकदम 90% नंबर जो मैं बोला हूँ 90% नंबर से अब आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं, टाइम नहीं है ना। तो प्लीज इसको, है ना, सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देना, फेसबुक पे हो या कहीं भी मेरे सोशल मीडिया चैनल पे, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज, है ना। तो आज हम लोग क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 2020 का डिस्कस करने वाले हैं। किस ईयर का डिस्कस करने वाले हैं? 2020 का, ठीक है। तो 2020 का क्वेश्चन हम लोग सबसे पहला लेते हैं। तो इसमें था क्या कि आपको इस्टेब्लिश करना था, रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन था। इस्टेब्लिश, क्या इस्टेब्लिश करना है भाई? तो फॉर्मूला इन एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए। अब फॉर्मूला क्या था? याद कीजिए कि पिछले बार जब मैं 2021 का लॉन्ग आंसर डिस्कस कर रहा था तो वहां पे मैं आपको लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ाया था। और लेंस मेकर फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए जिस फॉर्मूला का यूज किया था वो था रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला। और वही अभी तुमको प्रूफ करने के लिए दिया 2020 में। तो मतलब क्या था इसका? इसका फॉर्मूला होता है μ2/v, बताया था ना, माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r। यही तो है, यही हमें फॉर्मूला को क्या करना है, यही रिलेशन को, यही एक्सप्रेशन को क्या करना है, प्रूव करना है, मतलब कि हमें लाना है। तो इसका सॉल्यूशन करना बहुत ही आसान है। अगर मैं इसका सॉल्यूशन में जाऊं तो सॉल्यूशन इसका बहुत ही इजी है, बहुत इजी है इसका सॉल्यूशन, ठीक है ना। कैसे करोगे इसका सॉल्यूशन, ध्यान से देखो। तो हम क्या करेंगे बच्चा लोग, हम कुछ नहीं करेंगे। एक हम स्फेरिकल सरफेस लेंगे, हमने ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ले लिया और इसका प्रिंसिपल एक्सिस मैंने एक ऐसे खींच दिया, ठीक है। और मैं मानता हूं कि इस कॉन्वेक्स सरफेस के एक तरफ, मान लो इस तरफ कोई मीडियम है, देखो कोई मीडियम है, ठीक है ना। अगर मैं इधर एयर ले लूं और इधर कुछ वाटर ले लूं, मान लो, जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, आप मत लिखना। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ मानता हूं मैं μ1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मानता हूं, μ2, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट μ1 में रखना, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है उसको 1 बोलते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ओ ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब जब ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से क्या होगा, रे जाएगा। चलिए, तो ऑब्जेक्ट से ऐसे रे गया भाई, ऐसे जा रहा है रे, चला गया ना। अब इस कर्व, जो ये कर्व सरफेस है, यही हमारा कर्व कॉन्वेक्स सरफेस है, यही, ये क्या है मेरा, कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस है। तो दुनिया में कोई भी कर्व सरफेस का रेडियस तो होगा ना। इसका रेडियस किधर होगा, बताओ, सेंटर इसका किधर होगा, राइट साइड में होगा। तो मान लो इसका सेंटर यहां पे ले लेते हैं, सी सेंटर है। अब सेंटर से कोई भी लाइन इस पे ड्रॉ करोगे तो वो नॉर्मल होगा, बिल्कुल सर, ये नॉर्मल होगा, है ना, ये नॉर्मल है। तो यहां से जब ये जाएगा, ये रे क्या हो जाएगा, जो इंसिडेंट रे है ये, है ना, ओ से अगर इसको पॉइंट ले लेते हैं ए, है ना। तो ए पे जो आया है, जो इंसिडेंट हो रहा है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा क्योंकि डेंसर मीडियम है। तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया, यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आकर के क्या बना दिया, इमेज बना दिया, देखिए, है ना। तो ओ से ए, ओ ए कौन सा रे है, ओ ए कौन सा रे बताओ, इंसिडेंट रे है।
और ए से आई कौन सा रे है? रिफ्रैक्टेड रे है। कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए ये मेरा जो है ये पॉइंट को हम लोग पी ले लेते हैं, है ना, और हम ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। ए से क्या ड्रॉ करते हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। देखते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इसको ए और इसको नाम देते हैं बी। चलो ए से बी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर क्या दिया? ड्रॉ परपेंडिकुलर ए बी ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। एक्सिस पे ड्रॉ कर दिया। अब ये ध्यान रखना है कि P एंड B आर वेरी नियर। दोनों एक दूसरे से क्या है? बहुत ही नजदीक है। तो आपको डिस्टेंस कहां से मेजर करना है? P से मेजर करना है। लेकिन P और B दोनों क्या है? सेम है। तो मैं P को B के बराबर लूंगा। P को किसके बराबर लूंगा? B के समकक्ष लूंगा, ठीक है। और मैं सारा डिस्टेंस यहां से लिखता हूं। देखो ये ऑब्जेक्ट है तो ये डिस्टेंस को U बोल सकते हैं। यहीं से अगर हम इधर ले लें, देखो ये सेंटर है तो इसको डिस्टेंस को R बोल सकते हैं। यहाँ पे देखो इमेज है तो इमेज के डिस्टेंस को क्या बोल सकते हैं? V बोल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना? ये सारा ले लिया मैंने, कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं। अब मुझे बताओ कि ये तो नॉर्मल है, CN क्या है बताओ। यहां पे लिख देता हूं, CN क्या है बच्चा लोग? नॉर्मल है सर। तो ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के जो बीच ये एंगल है इसको आई बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं, ये आई है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और ये नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का इस एंगल को क्या बोल सकते हैं? आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। अब तुम अपने मन से कुछ कुछ एंगल, इसको एंगल को अल्फा मान लो, इस एंगल को बीटा मान लो, और इस एंगल को गामा मान लो, ठीक है ना। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, और ये गामा हो गया। और ए भी क्या है? परपेंडिकुलर है। अप्लाई कर दो स्नेल्स लॉ। एट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, क्या था स्नेल्स बताओ? तो μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर, यही था ना। μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर था। कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं आगे बढ़ूं, है ना, तो यहां से लिख सकता हूं सिंस आई एंड आर इज वेरी वेरी स्मॉल। अच्छा, तुम लोग पढ़े होगे तो ये स्मॉल वाला क्राइटेरिया सबको पता है कि ये एंगल हमेशा स्मॉल ही होता है। तो अगर स्मॉल होता है तो साइन आई को हम लोग आई लिख सकते हैं, और साइन आर को क्या लिख सकते हैं? आर लिख सकते हैं। इसलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसलिए μ1 इंटू आई हो गया बराबर μ2 इंटू आर हो गया। वो क्या नहीं हो गया? बोलेगा कैसे सर, समझ में नहीं आया? देखो ध्यान से, ये हमारा μ1 साइन आई है, साइन आई की जगह पर आई लिख सकते हैं, और ये साइन आर की जगह पर आर लिख सकते हैं। तो इसको μ1 इंटू आई बराबर μ2 इंटू आर हो जाएगा। तो ये आगे हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। यही इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब यही मेन इक्वेशन है। और अब हम चलते हैं डायग्राम से। तो फ्रॉम ट्रायंगल, देखो ध्यान से, ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं। कौन सा ले रहे हैं भाई? ओ ए और सी ले रहे हैं। ध्यान रखना, ओ ए सी ले रहे हैं। ओ ए सी को अगर तुम लोग देखेगा, ये वाला ओ है, ये ए है, और ये सी है। तो देखो ध्यान से, अल्फा और बीटा दोनों एक्सटीरियर एंगल की इंटीरियर एंगल, इंटीरियर दिख रहा होगा। और जस्ट बीटा के सामने जो नॉर्मल गया है, इधर कौन सा एंगल? आई। आई एक्सटीरियर है कि नहीं है? तो हम लोग क्या पढ़े बताओ कि सम ऑफ इंटीरियर जो होता है एंगल बराबर होता है एक्सटीरियर के। ये फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है। तो फिर हमारा एक्सटीरियर कौन है? आई। और इंटीरियर कौन कौन सा है? अल्फा प्लस बीटा। आई की जगह पर क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा हो गया। अच्छा, ऑल्सो फ्रॉम ट्रायंगल, देखो आगे चलो, ये वाला देखो ध्यान से, ए सी आई। देखो ए, ये रहा सी, ये रहा आई, है ना। तो ए सी आई ले लो। यहां पे वही है,
वही फॉर्मूला वही प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो देखो तो कौन सा है, ये आर और ये गामा इंटीरियर है कि नहीं है। इधर ही देखो बीटा एक्सटीरियर का काम कर रहा है, तो आर प्लस गामा बराबर बीटा हो जाएगा। तो ही लिख सकते हैं यहाँ पे कि आर प्लस गामा इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा। और मुझे आर निकालना है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, तो बीटा माइनस गामा हो जाएगा। पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ आई एंड आर इन इक्वेशन 1 में रख दीजिए जी इसमें। तो म्यू 1 इंटू आई है, तो आई जगह पर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर म्यू 2 इंटू आर, आर की जगह पर क्या है, बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा रख देंगे। ये हमारा मेन इक्वेशन हो गया, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब कुछ नहीं, आपको पता है कि अगर एंगल बहुत बहुत छोटा होता है तो जिस तरह से साइन को हम साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, उसी तरह से tan थीटा को भी थीटा लिखा जा सकता है। और tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब इस ट्राइंगल में देखो तुम यहाँ पे फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए बी है ना, ए बी परपेंडिकुलर, तो ओ ए बी, तो देखो ए बी हो गया परपेंडिकुलर और ओ बी हो गया बेस। और बेस किसके बराबर है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। और ए बी तो सबके लिए कॉमन ले लेंगे, ऐसे ही फटाफट बता देंगे, tan अल्फा निकाल लेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए बी, फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए बी tan अल्फा इज इक्वल टू, tan अल्फा इज इक्वल टू, जल्दी बोलो सर, परपेंडिकुलर बटा बेस, तो ओ बी ले लिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, चलो आगे चलते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी tan बीटा निकल जाएगा, tan बीटा इज इक्वल टू ए बी और बटा में बी सी। देखो ध्यान से, ये tan बीटा ए बी सी ट्राइंगल लिए है, तो ए बी बटा बी सी। अब बी सी या पी सी दोनों बराबर है, तो आर के बराबर होगा। अब फ्रॉम ट्राइंगल ए बी आई, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी आई tan गामा निकाल देंगे, tan गामा इज इक्वल टू, देखो इधर ध्यान से, tan गामा यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल तो ए बी आई है, tan गामा इज इक्वल टू फिर परपेंडिकुलर बटा बेस, बी आई हो जाएगा बेस, तो ए बी बटा बी आई। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा आर वेरी स्मॉल, तो tan अल्फा को क्या लिख सकते हो, अल्फा लिख सकते हो। tan बीटा क्या लिख सकते हो, बीटा लिख सकते हो। tan गामा क्या लिख सकते हो, गामा लिख सकते हो। tan अल्फा गामा को गामा लिख सकते हैं, tan अल्फा को अल्फा लिख सकते हैं, और tan बीटा को बीटा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अल्फा बीटा गामा क्या है, वेरी वेरी स्मॉल है। जब वेरी वेरी स्मॉल है तो कोई तो टेंशन ही नहीं है कि है, बताओ, नहीं है भाई। तो अब देखिए ध्यान से, अगर नहीं है तो हम अल्फा बीटा गामा निकाल लिए। अब अल्फा बीटा गामा को वैल्यू कहाँ रख देंगे, क्वेश्चन 2 में पुट कर देते हैं, पुट अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन 2 क्या है भैया, है ना, तो म्यू 1 इंटू अल्फा की जगह पे ए बी बटा ओ बी प्लस बीटा ए बी बटा बी सी इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू बीटा ए बी बटा बी सी माइनस गामा ए बी बटा बी आई। हो गया जी, कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं ना। अब चलो यहां देखो ध्यान से, साइन कन्वेंशन यहां यूज कर लो, है ना, यही में लिख देता हूं मैं, यूजिंग साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन बताना मेरे को तुम, रे राइट साइड में जा रहा है, इधर से जा रहा है रिफ्लेक्टेड रे, तो राइट साइड में डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड का डिस्टेंस नेगेटिव होगा, तो ओ बी जो ऑब्जेक्ट है वो नेगेटिव होगा, तो ओ बी बराबर माइनस यू हो जाएगा, ओ बी बराबर ओ पी है बराबर माइनस यू है, बी सी या बोलो या पी सी बोलो प्लस आर है, और ये बी आई या पी आई बोलो, दोनों किसके बराबर है, प्लस भी के बराबर है। इसके वैल्यू यहाँ पे रख दो। अच्छा देखो यहाँ से ए बी इधर भी, ए बी इधर भी, दोनों कॉमन लेके कैंसिल भी हो गया है, तो यहाँ पे तब क्या बचा, म्यू 1 इंटू 1 बाई ओ बी है, तो 1 बाई ओ बी जगह पर माइनस यू,
वन बटे माइनस यू लिख सकते हैं, 1/-u प्लस 1/r इज इक्वल टू μ2 इधर रहने दो, इंटू में 1/bc है क्योंकि ए भी कट गया दोनों तरफ, तो 1/bc की जगह पर क्या था 1/r माइनस 1/v। अब इसको गुना कर दो तो माइनस ऑफ u1 सॉरी μ1 और अपॉन माइनस u प्लस μ1 डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाई r माइनस μ2 डिवाइडेड बाई v। अब देखो इस μ2 डिवाइडेड बाई v को इधर लेके आओ और μ1 डिवाइडेड बाई r को इधर लेके जाओ तो हो जाएगा, इधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा, तो μ2 डिवाइडेड बाई v, ये माइनस में है ही, तो माइनस μ1 डिवाइडेड बाई u इज इक्वल टू, इधर μ2 डिवाइडेड बाई r है पहले से, μ2 डिवाइडेड बाई r पहले से है, आइए इधर प्लस वाला इधर रख माइनस हो जाएगा, तो माइनस μ2 डिवाइडेड बाई r, तो μ1 डिवाइडेड बाई r। तो देखो यहाँ ध्यान से ये आ गया μ2 बाई v, तो μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 कॉमन है, 1/1 ये r है ना, तो μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई कितना r, क्योंकि r तो दोनों के लिए सेम है, एलसीएम सेम आएगा, यही लाना था, यही प्रूफ हो गया। देख लो ध्यान से, चलो पीछे जाओ, यही लाना था ना, μ2 बाई v माइनस μ1 बाई इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटे r, यही लाना था, यही आ गया। तो देखो ये तो है ना सिंपल सा साइन रूल, यानी कि रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगाना है एक बार, μ1 sin r इक्वल टू μ2 sin r, उसके बाद सीधे सीधे तीन को ट्राइंगल ढूंढना है, राइट एंगल ट्राइंगल कैसे ढूंढेंगे, यहाँ से देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे हम, है ना, ए बी, तो ये हमारा ओ ए बी एक राइट एंगल ट्राइंगल था, एक ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल था, और एक ये ए बी और ये आई था राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाला तीन को राइट एंगल ट्राइंगल था, एक अल्फा एक बीटा एक गामा, tan अल्फा tan बीटा tan गामा निकाले परपेंडिकुलर बेस करके, और tan अल्फा को अल्फा लिखे, tan बीटा को बीटा लिखे, tan गामा को गामा लिखे, क्यों, क्योंकि एंगल बहुत बहुत छोटा होता है, ये हम लोग को एजम्पशन यहाँ पे लेना है, क्लियर है। चलिए तो ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया, बहुत ही इजी है, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। अब हम लोग को क्या है, अब हम लोग को बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि आप फाइंड एक्सप्रेशन फॉर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, साइन आई बराबर आर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन पता है किसके लिए, है ना, फ्रॉम वेव थ्योरी बोल रहा है। वेव थ्योरी किस कौन दिया था, हाइजन प्रिंसिपल, उसके थ्रू जो थ्योरी था ना, उसके थ्रू आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कीजिए, प्रूव कीजिए, आई इक्वल टू आर को प्रूव कीजिए वेव फ्रंट वाला कॉन्सेप्ट से। तो इसका भी सॉल्यूशन आसान ही है, बहुत ही इजी है, सुनना ध्यान से। क्या है इसका सॉल्यूशन, तो हम पहले एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले लेंगे, ये इसमें स्टेटमेंट का यूज ज्यादा करना, ठीक है ना, इसमें स्टेटमेंट का यूज ज्यादा करना तब ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखिए एक हमने क्या किया कि एक हम ये x और y जो है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और यहां से हम एक वेव फ्रंट लेते हैं, ये a और b। अब तुमको पता है कि a और b से ये सीधे अगर इसको भी अगर रे ड्रॉ करेंगे तो ऐसे नॉर्मल आएगा, वहां से ये आएगा, और ये भी ड्रॉ करेंगे तो ये आएगा यहाँ। लेकिन अगर देखो ये अगर आगे बढ़ता है कुछ वेलोसिटी से, स्पीड इसकी मान लेते हैं c, तो यही चीज यहां पे आ जाएगा पहले, ये हो जाएगा मान लेते हैं a डैश, ये हो जाएगा b डैश। अब समझना बात को, a क्या कर चुका है, टच कर चुका है किसको, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, लेकिन b अभी कहां पे है, अभी हवा में ही टंगा हुआ है, तो b अभी भी b पॉइंट अभी भी आगे बढ़ेगा, बट a पॉइंट किधर जाएगा बताओ मेरे को, तब वापस जाना शुरू हो जाएगा, डंडा ऐसे टकराएगा और फिर वापस जाना शुरू हो जाएगा। तो यही हमारा एंगल जो है, यही हमारा एंगल आई है। तब देखिए
अगर मैं तुमको बोलूं कि लेट अ वेव फ्रंट ए बी मूव्स विथ स्पीड सी, ठीक है, when it strike the reflecting surface x y, तो क्या हो जाएगा यहां पे बताओ मेरे को। पॉइंट ए है ना इज इन कॉन्टेक्ट विथ एक्स वाई एंड बी इज स्टिल इन एयर, रहेगा कि नहीं रहेगा? तो बी तो अभी भी आगे बढ़ेगा। तो मान लेते हैं कि बी को यहां से यहां तक आने में, बी डैश तक आने में टाइम टी लगा, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हुआ? तो लेट पॉइंट बी टेक्स टाइम टी टू रीच एट एक्स वाई, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कितना चला जी? इसलिए डिस्टेंस कितना चला? डिस्टेंस मूव बी से बी डैश, नहीं बी डैश से बी डबल डैश, सॉरी, बी डैश से बी डबल डैश कितना चला? तो डिस्टेंस कितना था? डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है सी, टाइम कितना लगा सी टी चला। लेकिन क्या जब हमारा बी डैश बी डबल डैश तक पहुंचेगा तो ए यहीं पे रहेगा क्या? ऑब्वियसली नहीं रहेगा। तो भाई देखो, ए तो वापस जाना शुरू कर देगा, लेकिन वापस वाला रास्ता कैसे बनाएंगे? तो देखिए हम लोग क्या करेंगे यहां पे नाउ ड्रॉ करेंगे a sphere of radius ct, है ना, ct, ठीक है, बाय टेकिंग ए डैश एज सेंटर। बोला कैसे सर? क्योंकि हर एक पॉइंट अगर मीडियम सेम है तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो अगर बी डैश सी टी डिस्टेंस की कवर किया यानी कि टाइम टी में, तो ए डैश को भी उतना ही डिस्टेंस कवर करना होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन हमें पता नहीं है। तो यहां से हम क्या करेंगे? एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे ऐसे, इस तरह से, और इसका रेडियस कितना लेंगे? रेडियस इसका उतना ही लेंगे। और क्या करेंगे हम? इतना ड्रॉ कर दिए एंड ड्रॉ ए टेंजेंट टू स्फीयर फ्रॉम बी डबल डैश। अब बी डबल डैश इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये टेंजेंट ड्रॉ, यहां पे ड्रॉ हुआ टेंजेंट। अब इसको जब हम मिलाएंगे ये, तो ये आ जाएगा ए डबल डैश, और ये भी डिस्टेंस कितना होगा? सी टी होगा। क्यों? क्योंकि इसका रेडियस कितना है? सी टी है ना, हाँ इतना है ना। एंड ज्वाइन ए डैश टू ए डबल डैश। तो अब देखो ये क्या होगा? टेंजेंट जो आपने ड्रॉ किया है ए डबल डैश बी डबल डैश, है ना, विल बी द रिफ्लेक्टेड रे होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा। समझ में आया आपको? तो ये हमारा यही हमारा ये जो बनाए ना, ड्रॉ किया ना टेंजेंट, यही हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। ये एंगल कितना बनेगा? यहाँ पे आर बनेगा। अब देखिए तो फ्रॉम ट्राइंगल, देखिए दो ट्राइंगल मिल रहा है, वो ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश, तो लिखिए ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश। और दूसरा कौन सा मिल रहा है? तो ए डैश बी डबल डैश, तो उसको भी लिखिए। एंड ट्राइंगल ए डैश बी डबल डैश, दो ट्राइंगल मिल रहा है। तो यहां पे क्या देख रहे हो कि ए डैश ए डबल डैश, ध्यान से देखिएगा, ए डैश ए डबल डैश और बी डैश बी डबल डैश बराबर है बी डैश बी डबल डैश। अब दोनों किसके बराबर है? सी टी के बराबर है। क्यों? क्योंकि
जितना डिस्टेंस ये बी से बी डैश कवर किया था टी समय में, उतना ही डिस्टेंस ए डैश से ए डबल डैश तक कवर करेगा, क्योंकि दोनों का मीडियम सेम है और वेव फ्रंट पे हर एक पॉइंट सेम डिस्टेंस से ट्रेवल करता है। ये प्रिंसिपल है हाइजन का। हर एक पॉइंट, इस पे जितना भी पॉइंट है सभी सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने वाले हैं। तो हमने ड्रॉ कर दिया। और यहां पे क्या देख रहे हैं, ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि रे जो होता है वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, एंगल ए डैश और ए डबल डैश और एंगल बी डैश क्या है, 90 डिग्री है। तो लिख देते हैं एंगल ए डबल डैश बराबर एंगल बी डैश बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। और दूसरा चीज क्या कि ए डैश और बी डबल डैश, ये ए डैश और बी डबल डैश क्या है, दोनों में कॉमन है ना, सेम बेस पे है। तो ए डैश एंड बी डबल डैश, सॉरी ए डैश बी डबल डैश क्या है, कॉमन है। हेंस दोनों ट्रायंगल क्या, हेंस ट्रायंगल ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश एंड ट्रायंगल ए डैश बी डबल डैश आर कॉन्ग्रुएंट होगा, हेंस बताओ मेरे को क्या होगा, एंगल दोनों इक्वल होगा, एंगल ए डबल डैश एंड बी डबल डैश, देखो यहाँ ध्यान से, सॉरी ये बी डैश ए डैश और बी डबल डैश, तो इसलिए हेंस एंगल ए डैश बी डबल डैश बराबर होगा एंगल कौन सा बताइए, ए डबल डैश बी डबल डैश और ए डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश और ए डैश। ये एंगल कौन है, यही एंगल है आई। ये एंगल कौन सा है, यही एंगल है आर। देखो ध्यान से, ये वाला बी डैश ए डैश और बी डबल डैश, ये वाला एंगल ये वाला आई है। और दूसरा एंगल कौन सा बताओ, दूसरा एंगल ये वाला है, कौन सा भाई, ये ए डबल डैश बी डबल डैश और ए डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश और ए डैश, ये वाला एंगल कितना है, आर है। तो देखो, तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये दोनों में कॉमन, ये डिस्टेंस सेम। तो भाई ये एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा ना, तो प्रूफ हो गया, यही प्रूफ हो गया। ऑल्सो क्या हो जाएगा बताओ मेरे को, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, और यहाँ पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये नॉर्मल, तो दोनों क्या होगा, सेम प्लेन में होगा। तो भी लिख सकते हो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम साइड, किसका, एक्स वाई का, एक्स वाई के सेम साइड में लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। किसके लिए भाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया हाइजन प्रिंसिपल वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन था, इजी था, कुछ भी इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था। आगे और चलो, है ना, और आगे क्या पढ़ोगे तुम लोग, है ना। तो आगे क्वेश्चन इसमें था एक, क्या भाई था, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना, ऑन बोर्ड ऑन पोजीशन निकालना था। किसके कारण पता है, डायपोल के कारण नहीं, मैग्नेटिक फील्ड है। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ड्यू टू बार मैग्नेट। और ये सबसे इजी है। बोले कैसे सर, तो देखो ध्यान से, इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, और मैग्नेटिक फील्ड निकालना ड्यू टू बार मैग्नेट, दोनों बात क्या है, सेम है। ब्रॉड ऑन पोजीशन पे निकालना है, ठीक है ना, एकदम दोनों सेम है। ठीक है ना, कैसे, देखो मैं यहां बार मैग्नेटिक बनाता हूं,
ये बार मैग्नेट बना दिया। ये हमारा पोल है, मान लेते हैं ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस तो कुछ होगा। मान लेते हैं डिस्टेंस को मान लेते हैं 2l। कोई दिक्कत है तो बताओ? नहीं। अब साउथ पोल का स्ट्रेंथ को क्या बोलते हैं? -m बोलते हैं। और नॉर्थ पोल के स्ट्रेंथ को क्या बोलते हैं? +m बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल होता तो क्या होता है? यहाँ पे -q होता और यहाँ पे क्या होता? +q होता। और बोर्ड ऑन पोजीशन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये बोर्ड ऑन पोजीशन है। इसी पॉइंट पे, इसी लाइन पे पॉइंट हमने लिए P, जो कि यहां सेंटर से यानी O पॉइंट से कितना डिस्टेंस है? यहां डिस्टेंस है आपका R। इसी जगह पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है या जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो 1 कूलम चार्ज रखते थे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो यहाँ पे 1 यूनिट पोलर स्ट्रेंथ रखेंगे। तो यहाँ पे +1 एम्पियर मीटर रखेंगे, यूनिट पोलर स्ट्रेंथ रखेंगे। तो यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक लेंथ कितना? 2l एंड पोलर स्ट्रेंथ कितना बताओ? m। प्लस माइनस तो रहेगा ही, है ना। लेट कर लो, लेट ए पॉइंट P ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसी को हम लोग बोल रहे हैं बोर्ड ऑन पोजीशन। कितना डिस्टेंस पे लियो? r डिस्टेंस पे ना, एट डिस्टेंस r। कोई दिक्कत है तो बताओ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि इसी को हम ज्वाइन करते हैं, इसको ऐसे, इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अलग ज्वाइन हो गया, ऐसे ज्वाइन कर दो। इसको नाम दे दो A, इसका नाम दे दो B, ठीक है। नाउ लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट B ड्यू टू -m, ड्यू टू -m, इस -m के कारण। तो याद कीजिए +q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला क्या था? kq/r² होता था, है ना। अच्छा, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है? l हो जाएगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 2l है, ये l हो जाएगा। तो ये वाला कितना हो जाएगा? √l² +r²। ये भी कितना हो जाएगा? l² +r² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो लगा दीजिए। -m के कारण, हमें मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल B है, किसके कारण निकालने? -m के कारण। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है इसमें? उसमें k के जगह पर 1/4πε0 होता था, यहाँ पे k के जगह पर μ0/4π होगा। तो आ जाएगा μ0/4π इंटू q की जगह पर पोलर स्ट्रेंथ होगा तो -m होगा कि नहीं होगा? तो -m होगा। तो -m हम नहीं लिख करके हम m लिख रहे हैं और इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ कर दे रहे हैं, ठीक है ना। वो मैं बताता हूँ क्यों। तो m बटा r² की जगह पर क्या लिखेंगे? √l² +r², इसका स्क्वायरिंग। इसका सिंबल किधर देते हैं? इधर देते हैं, इधर नीचे की तरफ। बोले कैसे सर? यहाँ पे -m है, यहाँ पे +1m है, तो +1 को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, तो इधर की तरफ हो जाएगा। ये B- हो गया, -m के कारण हो गया। और अब हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट P। B कैसे लिखा गया? एट P ड्यू टू +m। तो भाई B निकालना है +m के कारण। तो यहाँ देखो, ये +m है और ये +1 है, इसको रिपेल करेगा तो इधर की तरफ होगा B +m इधर की तरफ होगा कि नहीं होगा? फॉर्मूला तो ही रहेगा, μ0/4π इंटू m डिवाइडेड बाई √l² +r² के पावर में कितना? 3/2। यही होगा, निकल गया ना। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये एक इधर है और एक इधर है, तो इसको हम फिर से बनाते हैं। देखिए, ये हमारा मैग्नेट है, ये ब्रॉड ऑन पोजीशन है, ये डिस्टेंस हम ज्वाइन किए थे,
और ये था इधर, ये था इधर की तरफ b माइनस एम था, इधर की तरफ कौन था, b प्लस एम था। तो अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग। इस एंगल को मान लेते हैं थीटा, ये भी कितना हो जाएगा थीटा, ये भी कितना हो जाएगा थीटा। तो इसके तरफ इधर की तरफ इसको रिजोल्व कर देते हैं, तो यहाँ पे b माइनस एम कॉस थीटा, और इसके लिए नीचे की तरफ इसका रिजोल्यूशन करेंगे, इसका रिजोल्व कर रहे हैं b माइनस एम साइन थीटा, और इसका क्या हो जाएगा इधर की तरफ b प्लस एम के कारण कॉस थीटा, और ऊपर की तरफ b प्लस एम के कारण कितना साइन थीटा, है ना। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे वी रिजोल्व बोथ मैग्नेटिक फील्ड along horizontal and vertical। अब बताइए मेरे को, वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा गेट्स कैंसिल्ड ईच अदर। क्यों? क्योंकि ये ऊपर में है बी एम साइन थीटा, नीचे में है बी एम साइन थीटा, कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा विल बी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो बताइए नेट मैग्नेटिक फील्ड बी जो होगा पी पॉइंट पे किधर होगा, बी माइनस एम कॉस थीटा प्लस बी प्लस एम कॉस थीटा, ये दोनों ऐड हो जाएगा ना, ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो ये सीधे सीधी दोनों की वैल्यू तो सेम है कि ना, सीधे सीधे 2 करते, 2 इंटू बी और कॉस थीटा, इसको बी मान लेते हैं। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, तो बी निकालना है पी पॉइंट पे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू बी का फॉर्मूला लिखेंगे। बी का फॉर्मूला कितना था, म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बटे रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2, सॉरी 3/2 कैसे लिख दिए, अरे यार स्क्वायर है सॉरी, ये स्क्वायर है। तो बताइए मेरे को आप क्या करेंगे यहाँ पे, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम डिवाइडेड बाई रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये तो रह गया इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस कितना था, एल था, ये डिस्टेंस कितना था, ये वाला रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था, क्योंकि ये आर था। तो ये कॉस थीटा बराबर बेस बटा हाइपोटेन्यूज लिख सकते हो ये ना। तो फ्रॉम ट्राइंगल ए ओ पी ले लो, ये ए है, ये ओ है, ये पी ले लो, तो कॉस थीटा इक्वल टू एल बटे रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहाँ रख दीजिए, पुट दी वैल्यू यहाँ रख दो, इसमें 1 मान लो, इसको 1 वैल्यू इन 1। तो बताइए बी मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट पे 2 इंटू म्यू नोट बाई 4 पाई एम बटे रूट खत्म हो जाएगा यहाँ पे, तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की जगह पर एल बाय रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इन हो जाएगा जी। है अब वहाँ पे मेरा फोटो आ जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा हटा दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा नीचे लिख दे रहे हैं, इधर मैं लिख रहा हूँ, उस टर्म को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ यहीं पे। तो बीपी बराबर देखो म्यू नोट रहने दो और 2ml, ध्यान दीजिए इधर आइए, ये देखिए यहाँ पे डाइपोल मोमेंट यहाँ पे होता है, तो वही मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। बीपी बराबर कितना, म्यू नोट बाई 4 पाई इंटू 2ml डिवाइडेड बाई ये एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 1 है, यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर कितना है, रूट का मतलब 1/2 है, तो 1 + 1/2 3/2 हो जाएगा। तो रूट ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर कितना हो जाएगा 3/2। तो चूंकि 2ml को हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल एम बोलते हैं, यानी मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा, इसलिए म्यू नोट इंटू एम डिवाइडेड बाई
4 पाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2 होता है कि नहीं होता है? एथ फॉर्मूला होता है। अब इसमें बहुत सारा कंडीशन सप्लाई है। अगर मैं तुम चाहो कि अगर मैं बोलूं इफ आर बहुत बहुत बड़ा हो जाए एल से, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को हम लोग आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी लिख सकते हो, म्यू नोट इंटू एम बाई 4 पाई, यहाँ पे आर स्क्वायर के पावर 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा म्यू नोट एम बाई 4 पाई आर क्यूब। ये मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड ऑन पोजिशन हो गया म्यू नोट एम बाई 4 पाई आर क्यूब। और एक्सिस पूछता तो पर एक्सिस कितना आता, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाता, तो जब बीपी बराबर हो जाता 2 म्यू नोट एम बाई 4 पाई आर क्यूब। याद कीजिए वहां पे P होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में P, यहाँ पे M होता है, बस यही। सेम टू सेम है कि नहीं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डेरिवेशन और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम है, दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। बहुत ही आसान है ये। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट में क्या, कि कंपेयर करिए क्या चीज, द ईएमएफ है ना ऑफ 2 सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ये समझना हमें। पोटेंशियोमीटर, अब यार थोड़ा सा तो ध्यान रखना पड़ेगा पोटेंशियोमीटर का। तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है भाई? तो सॉल्यूशन में करता हूं यहां पे। इसको बहुत लंबा नहीं खींचना है, बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहले एक पोटेंशियोमीटर आप बना लीजिए। तो ये हमारा की है और ये हमारा सेल है और ये हमारा रेजिस्टेंस बना देते हैं, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है और ये हमारा की है। ये हमारा ईएमएफ है किसका? पोटेंशियोमीटर का। और यहाँ से एक वायर आया, ये यहाँ से ऐसे और यहाँ से एक वायर आया ऐसे, ये ए है और बी है, और ए बी के क्रॉस से हम यूनिफॉर्म वायर लगाते हैं यहाँ पे। ये एल लेंथ लेते हैं, एल यूनिफॉर्म वायर है ये। और यहीं से याद कीजिए, यहीं से हम एक यहाँ पे सेल लगा देते हैं, एक की लगा देते हैं, फिर यहाँ पे एक सेल लगा देते हैं, फिर एक की लगा देते हैं और यहाँ पे दोनों को जोड़ देते हैं और यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं जी, और यहाँ से एक जॉकी लगा देते हैं जे, जो कि यहाँ से लेंथ को मेजर करेगा। याद कीजिए इसका एप्सिलॉन 1 है, इसका ईएमएफ एप्सिलॉन 2 है, इस की का नाम K1 है, इस की का नाम K2 है। ये है डायग्राम। ये मेन सर्किट होता था, याद कीजिए ये मेन सर्किट है और ये ऑक्सिलरी सर्किट है। ये ऑक्सिलरी सर्किट है ना, ऑक्सिलरी सर्किट है। अब यहाँ पे तो दिक्कत तुमको हो जाएगा क्योंकि फोटो वहां पे आ जाएगा, है ना, तो गड़बड़ तो है थोड़ा सा। उसको हम क्या करते हैं, देख लिया? चलो अब इसको रहने देते हैं। देख लो भाई, थोड़ा सा हटा देता हूं मैं चेहरा, है ना, देख लिया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, देख लो जरा ध्यान से, है ना, ताकि तुमको दिखाई दे। और आगे चलते हैं, है ना, सॉल्यूशन करते हैं। तो यहां पहले प्रिंसिपल लिखिएगा। क्या है भाई प्रिंसिपल पोटेंशियोमीटर के लिए? तो बोलता है क्या कि इफ
स्टेडी करंट फ्लो थ्रू ए वायर, है ना, ऑफ रेजिस्टेंस हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, यही वायर है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का, यही वायर है जो ए बी हम लोग पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं। तो अगर इसके थ्रू कोई करंट जाता है, करंट फ्लो थ्रू ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस, कुछ रेजिस्टेंस है इसका, हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना, देन पोटेंशियल जो होगा डिफरेंस between any two points, between any two points directly proportional होगा, directly proportional to length of wire between two points। ये पॉइंट याद रखना है, यानी कि कोई भी दो पॉइंट अगर मतलब ए लिए और यहाँ पे जे लिए, तो ए और जे लिए हैं, बाकी इसका पूरा लेंथ कितना ए भी है ना, यहां से यहां तक लेंथ अगर कुछ होगा तो याद कीजिएगा आप लोग एल मान लेते हैं, तो यहां से ए से लेकर जे तक जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के होगा। तो भी बराबर क्या हो जाएगा, के एल, के बराबर क्या हो जाएगा, भी बाई एल, वेयर के इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, और पोटेंशियोमीटर कांस्टेंट, और पोटेंशियोमीटर कांस्टेंट, पोटेंशियोमीटर कांस्टेंट बोलते हैं। बस ये प्रिंसिपल आपको याद रखना है थोड़ा सा, ठीक है ना, उसके बाद तो ये आराम से मेजर हो जाएगा। अब देखो यहां ध्यान से, नाउ अब क्या करोगे, वेन K1 इज ऑन है एंड K2 जो है ऑफ है, मतलब ऑन का मतलब क्लोज है ना, क्लोज है ये, और ऑफ का मतलब ओपन है, ये चीज ध्यान रखना है। तो हम जब इस K1 को बंद कर देंगे, ऐसे यहां बंद कर दिया, इसको ऑफ है, तब ये वाला काम कर रहा होगा, एप्सिलॉन नॉट काम कर रहा होगा, तो ये जे पॉइंट कहीं मिलेगा मान लो, है ना, तो बैलेंस पॉइंट जो है इतना है ना, देन बैलेंस पॉइंट is found at distance L1 corresponding to EMF, कौन सा होगा, एप्सिलॉन वन ना, बोलेगा यस सर, क्योंकि हमारा पहला का K1 स्विच ऑन है और K2 अभी ऑफ है, तो ये तो काम नहीं कर रहा होगा ना, नहीं कर रहा होगा, तो एप्सिलॉन वन ही काम कर रहा होगा ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग मेरा बैलेंस पॉइंट जो मिला वो कितना डिस्टेंस में मिला, L1 पे मिला। तो बताइए तो V किसके बराबर होता है, V KL होता है, तो यहाँ पे V की जगह पर एप्सिलॉन वन हो जाएगा, तो एप्सिलॉन वन किसके बराबर हो जाएगा, L1 के बराबर हो जाएगा, तो एप्सिलॉन वन बराबर क्या लिख सकते हैं, K इंटू L1, ये वन हो जाएगा, हाँ है ना। यहाँ पे अगेन आप क्या करोगे, K1 इज ओपन, K1 को ओपन कर दो, एंड K2 इज क्लोज्ड, देन बैलेंस पॉइंट इज फाउंड एट डिस्टेंस L2, है ना, करेस्पॉन्डिंग टू EMF, कौन सा, एप्सिलॉन 2, है ना, करस्पॉन्डिंग टू EMF एप्सिलॉन 2, मतलब इधर पीछे चलिए और थोड़ा सा इरेजर निकालते हैं, उसको डिलीट करते हैं, इरेजर निकालते हैं, इसको हम क्या करते हैं, अरे इरेजर है ना भाई, ओह सॉरी, बड़ा सा हो गया, नहीं अच्छा कोई बात नहीं है, ये वाला ऑफ है और ये वाला ऑन हो गया, तो अब ये काम कर रहा होगा, ये काम नहीं कर रहा होगा, तो
तो इसका बैलेंस पॉइंट किसी और पॉइंट पे मिला, मान लो L2 पे मिला, अलग जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो अब सोचो जरा सा, क्योंकि वोल्टेज अलग है। तो यहाँ पे तो एप्सिलॉन 2 किसके प्रोपोर्शनल होगा? L2 के। तो एप्सिलॉन 2 किसके बराबर हो जाएगा? KL2 के। इसको मान लो इक्वेशन 2। तो 1 और 2 से तो 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो। तो एप्सिलॉन 1 बटे एप्सिलॉन 2 बराबर KL1 बटा KL2। ये K से K कैंसिल, तो इसीलिए एप्सिलॉन 1 बटे एप्सिलॉन 2 बराबर कितना आ गया? L1 बटे L2 आ गया। यही है हमारा ईएमएफ का कंपैरिजन। देखो ये कितना छोटा क्वेश्चन था, सिर्फ ये चीज ध्यान रखना था, प्रिंसिपल लिखना था पोटेंशियोमीटर का। उसके बाद ये खाली एक बार K1 को ऑन करो और K2 को ऑफ कर दो तो L1 मिला बैलेंस पॉइंट। एक बार K2 को ऑन कर दो, K1 को ऑफ कर दो तो L2 मिला बैलेंस पॉइंट। दोनों को डिवाइड कर दो, एप्सिलॉन का कंपैरिजन हो गया, ईएमएफ का कंपैरिजन हो गया। कोई दिक्कत ही नहीं है ना? चलिए ये हो गया क्वेश्चन, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड एक्सप्रेशन फॉर हीट प्रोड्यूस्ड इन रेजिस्टेंस, ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes through it. Also पूछे what is electrical power? ये है हमारा एक्सप्रेशन, यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है कि नहीं है? तो सॉल्यूशन में लिख देंगे। ये क्या है कि अकॉर्डिंग टू जूल्स हीटिंग इफेक्ट, याद है जूल्स हीटिंग इफेक्ट है, ये हीटिंग इफेक्ट जूल्स हीटिंग इफेक्ट ना, कि व्हेन स्टेडी करंट, इलेक्ट्रिक करंट is passes through any conductor, any electrical appliances of resistance are, then क्या होता है बताओ? heat is produced, ठीक है, it is produced in the conductor or appliances. इन था जूल्स हीटिंग इफेक्ट, था कि नहीं था? अच्छा, रीजन क्या था? यहां पे बोल रहा है कि when we connect the appliances with external source, ठीक है ना, ध्यान रखना है। देखो यहां ध्यान से, ऑफ वोल्टेज V, it set up an electric field across the terminal. अब यहां पे मैं बना देता हूं। देखिए, ये मान लो कोई कंडक्टर है, आज इससे जैसे इसको तुम बैटरी से जोड़ दोगे, बाहर एक बैटरी से जोड़ दिए, ये मान ले बैटरी है, V ले लेते हैं वोल्टेज, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो इस तरफ में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देगा कि नहीं कर देगा? बताओ, बताए थे ना इधर में। तो इलेक्ट्रॉन सब, इसका इलेक्ट्रॉन सब किधर भागेगा? इसका इलेक्ट्रॉन सब किधर भागेगा? इलेक्ट्रॉन्स किधर भागेगा? इलेक्ट्रॉन्स किधर भागेगा? अपोजिट डायरेक्शन भागेगा। हाँ, तो वही तो लिखना है यहाँ पे, है ना, टर्मिनल से ना। देन इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसको उल्टा भाग रहा है। इसी दौरान कोलिजन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, एंड कोलिजन टेक्स प्लेस, दिस कोलिजन
between electrons are responsible for heat production, heat generation. अब बताइए आप लोग, चलो नाउ अकॉर्डिंग टू जूल्स हीटिंग इफेक्ट, हीट प्रोड्यूस जो होता है, हीट प्रोड्यूस्ड किसके प्रोसेस होगा बताओ, स्क्वायर ऑफ करंट, और किसके प्रोसेस होगा, रेजिस्टेंस ऑफ अप्लायंसेज, और किसके टाइम ड्यूरेशन है ना, टाइम ड्यूरेशन है ना ऑफ करंट फ्लो। मतलब H जो है डायरेक्टिव है आई स्क्वायर के, डायरेक्टिव है R के, डायरेक्टिव है T के, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसीलिए H डायरेक्टिव रहेगा आई स्क्वायर आर टी, H बराबर लिखेंगे J इंटू आई स्क्वायर आर टी। J क्या है, जूल, J क्या है, जूल्स कांस्टेंट है, और J की वैल्यू कितनी लेंगे, 1 लेंगे, इसलिए H बराबर क्या आ जाएगा बताओ मेरे को तुम, आई स्क्वायर आर इंटू टी। यही तो हमारा है हीटिंग इफेक्ट, यही हमें एक्सप्रेशन डिफाइन करना था, यही लिखना था, बस इतना ही था ये, लेकिन इसका रीजंस बताना था ये थोड़ा सा, क्योंकि 5 नंबर में है ना, तो थोड़ा सा बताओगे रीजंस की नहीं बताओगे। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है बताओ, तो इलेक्ट्रिक पावर तो सबसे आसान है क्या भाई, इलेक्ट्रिक पावर कैसे लिखेंगे, तो सर हीट जनरेशन, तो रेट ऑफ है ना हीट जनरेशन और वर्क डन है ना बाय द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज और इन द कंडक्टर ड्यू टू करंट फ्लो is called power consumption of electricity। मतलब पावर जो होगा इलेक्ट्रिक पावर, ये रेट ऑफ हीट जनरेशन होगा, रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड और जनरेशन है ना किसमें, इन द अप्लायंसेज। तो भाई P को लिख सकते हैं DH बाय dt, और H बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है, तो DH बाई dt क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि इस T का 1 हो जाएगा डिफरेंस, इसलिए P का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर, खत्म। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चूंकि V बराबर आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू V बटे आर लिख सकते हैं ना, तो P का फॉर्मूला क्या जाएगा, V स्क्वायर इंटू आर बटा आर स्क्वायर, तो एक कर कैंसिल, तो क्या जाएगा V स्क्वायर बटे आर, P का फॉर्मूला ये भी लिख सकते हो, तो ऐसे तो V आई भी लिख सकते हो ऑल्सो, P बराबर I इंटू आर, और आई आर को भी लिखते हैं, तो I इंटू भी P को, तो P बराबर क्या जाएगा, आई भी या भी आई और भी आई, तीनों फॉर्मूला लिख सकते हो ना पावर का। रेट ऑफ हीट जनरेशन किसी अप्लायंसेज में जो हो रहा है वही इलेक्ट्रिक पावर कंजम्पशन है, कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर है, समझ रहा है आपको। तो ये हमारा 5 नंबर में क्वेश्चन था, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था 2020 का, कि नहीं था, सबसे इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं अब, और अब हम लोगों को एक था लास्ट क्वेश्चन, क्या था तुम्हारा क्वेश्चंस कि डिफाइन P टाइप एंड N टाइप सेमीकंडक्टर, और क्या था, ऑल्सो डिफाइन PN जंक्शन।
चलो भाई, ये तो आसान है, इसको तो आप लोग ऐसा ही लिख सकते हो। पी टाइप डिफाइन करना है, एन टाइप डिफाइन करना है, और उसके बाद पी एन जंक्शन को डिफाइन करना है। ठीक है ना। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो पी टाइप को डिफाइन करते हैं। है ना। पी टाइप क्या होता है कि वेन ट्राइवैलेंट impurity is added to pure semiconductor, तो क्या होगा? the three electrons of impurities form covalent bond with pure semiconductor and one bond becomes vacant, ठीक है, and form hole as charge carrier। ठीक है ना। चार्ज कैरियर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखो, यही जो जितना ज्यादा इंप्योरिटी है ना, तो द नंबर ऑफ होल्स जो होगा डिपेंड्स करेगा नंबर ऑफ impurities डेंसिटी एडेड टू प्योर सेमीकंडक्टर। सुनना है बात को कि नहीं? अच्छा। ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटीज कौन है भाई? एल्यूमिनियम है ना, और इंडियम है कि नहीं है? ये सब है। अब यहां पे इसका अगर डायग्राम बनाना चाहें तो डायग्राम बना सकते हो। देखो, ये 4 था, 4 था, ये 4 था, ये भी 4 है। सब पेरेंट सेमीकंडक्टर है, 4 है, 4 है। अब यहां से इंप्योरिटीज आया, इसको रिप्लेस कर दिया। तो रिप्लेस कर दिया तो क्या कर दिया बताओ मेरे को? अब देखो, इसको रिप्लेस कर दिया और यहां पे अब आ गया क्या बताओ? 3 वाला आ गया। तो एक यहां पे होल्स खाली रह गया कि नहीं रह गया? मान लो इसको भी रिप्लेस कर दिया, इसको भी रिप्लेस कर दिया, अब यहां पे भी आ गया 3 वाला। समझ में आपको? यहां भी एक होल्स रह गया कि नहीं रह गया? तो इस तरह से होल्स बच रह गया आपका, रह गया कि नहीं रह गया? पी टाइप है ना। और ये क्या चीज का काम कर रहा है? एक्सेप्टर का काम कर रहा है। ये एक्सेप्टर है, ये है ना। तो अगर इसका डायग्राम हम बनाएंगे तो डायग्राम्स में क्या होगा बताओ मेरे को? तो सर ये तो होल्स रहेगा, मेजर कैरियर चार्ज, और ये एक्सेप्टर है, इसका कोर कैसा होगा? माइनस होगा। तो माइनस वाला जो है स्पीकर कोर रहेगा, निगेटिव कोर इसमें रहेगा, एक्सेप्टर कोर। जो रिप्लेस किया है तो वहां पे तो लिया होगा ना, वो गेन करने वाला है ना, तो निगेटिव एक्सेप्टर रह जाएगा। ये कोर है, एक्सेप्टर कोर है, ये कभी हिलता नहीं है, ये अपने जगह से हिलेगा नहीं। तो पार्टिसिपेट कौन करेगा? होल्स जाएगा किसी को पार्टिसिपेट करने के लिए। ये होल्स कहीं जाकर के दूसरी जगह पे इलेक्ट्रॉन्स को एक्वायर करेगा। इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके यहां आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन से यहां से इसको भर देगा, फिल कर देगा, फिर यहां पे होल्स क्रिएट कर देगा। फिर यहां के इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि इधर आ जाएगा, फिर यहां पे होल्स क्रिएट कर देगा। तो होल्स क्या कर रहा होगा?
मूव कर रहा होगा, तो होल्स ही पार्टिसिपेट करता है करंट को फ्लो करवाने के लिए। तो मेजर चार्ज कैरियर जो होता है वो होल्स होता है। ये हमारा पी टाइप हो गया, इतना लिख देगा बहुत है। अब देखो हमारा और कौन सा है, एन टाइप। एन टाइप में क्या हुआ, पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी जाएगा। तो देखो यहां पे लिखता हूं मैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या होगा, तो इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये ऐसे लिखता हूं इसको मैं, when pentavalent impurities is added to pure semiconductor, ठीक है, तो क्या होगा बताओ मेरे को, 4 इलेक्ट्रॉन्स of impurities form covalent bond with pure semiconductor। ठीक है, and one unbonded electrons are responsible for current flow and acts as charge carrier। समझ में बात को, यही ना चार्ज कैरियर की तरह काम करेगा। तो अब बताइए मेरे को आप कि भाई ये जो है हमारा सब पहले से प्योर सेमीकंडक्टर कौन कौन सा है, सिलिकॉन होगा या जर्मेनियम होगा, और तो कोई होगा नहीं। ये सब है भाई, यहाँ पे +4 था, 4 था, 4 था, 4 था, 4 था। है ना। अब आया इधर से कोई, इसको रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस करके इसको हटा दिया, इसको हटाया, इसके जगह पर क्या आ गया बताओ, 5 आ गया। तो 5 को तो 4 को ने बॉन्ड बनाएगा, एगो तो इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ मेरे को तुम। हाँ, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है कि डोनेट करेगा, तो डोनेट करेगा, तो डोनर है, डोनर है, डोनर चार्ज कैरियर है, डोनर इलेक्ट्रॉन है ये, है ना। तो जब ये डोनेट करेगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस में आएगा कि नहीं आएगा, तो पॉजिटिव, तो डोनर कोर है आपका। तो अगर देखा जाए इसमें तो लिख सकते हो, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ एडेड इंप्यूरिटीज। जितना ज्यादा एडिशन करोगे उतना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाना चाहें पी टाइप का, नहीं सॉरी एन टाइप का, तो इसमें जो है ये डोनर है ना, तो कैसा कोर इसमें होगा, पॉजिटिव कोर होगा। कोर कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा ना, क्योंकि वही डोनेट कर रहा है। और क्या चीज डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन सब रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स। तो मेजर चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है, और होल क्या है इसमें, माइनर चार्ज कैरियर है, ना के बराबर है। समझ में आया, तो ये हमारा पी टाइप हो गया, ये है हमारा पॉजिटिव कोर जो डोनर है। अगर तुमसे कोई पूछे कि डोनर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कौन है, तो पी टाइप है, अरे सॉरी एन टाइप है, और एक्सेप्टर कौन सा है, तो एन पी टाइप है। सॉरी समझना, तो एन टाइप क्या है, डोनर है, और पी टाइप क्या है, एक्सेप्टर। क्लियर है ना। तो ये हमारा हो गया पी टाइप और एन टाइप क्या, सेमी कंडक्टर। समझ में आ रहा है बात को, कोई दिक्कत है तो बताओ, दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, दिक्कत होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर है तो बता सकते हैं। अब हमारा पी एन जंक्शन हम पढ़ लेते हैं, पी एन जंक्शन।
तो भैया पीएन जंक्शन क्या होता है कि व्हेन टू टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर that is p type and n type are fused together in single crystal, pn junction, इसी को बोलते हैं डायोड, और डायोड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ध्यान रखेंगे कि दो जंक्शन को जोड़ तो रहे हैं, बट दोनों अलग अलग क्रिस्टल नहीं है। दोनों का फ्यूजन इस तरह से किया जाएगा ताकि डिफ्यूजन मेथड से, ताकि दोनों सिंगल एक ही क्रिस्टल, एक ही स्ट्रक्चर बनावे, लेकिन उसी एक ही सिंगल स्ट्रक्चर में ही, सिंगल क्रिस्टल में ही पी टाइप और एन टाइप हो और बीच में एक जंक्शन भी हो। ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, ये हमारा क्या बोलते हैं, सिंगल क्रिस्टल ले लेते हैं। अब क्या होगा कि मान लो कि ये हमारा एक बाउंड्री है, बाउंड्री किधर है, पी टाइप, और बाउंड्री किधर है, एन टाइप। समझना इसको ध्यान से, ठीक है ना। पी टाइप है और एन टाइप है। अब पी टाइप में क्या है, होल्स है, और एन टाइप में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं, मेजर चार्ज कैरियर है ना। लेकिन इसके अलावा भी कुछ है क्या, बताओ, इसके अलावा भी कुछ है क्या। यस सर। तो क्या है भाई, इधर निगेटिव कोर है। ये कौन सा कोर इसके अंदर है, पी टाइप में कौन सा कोर है, निगेटिव एक्सेप्टर है ना, तो निगेटिव कोर भी है सर यहां पे। कोर का मतलब जो भागता नहीं है ना, फिक्स होता है। निगेटिव कोर भी तो है इसके पास। इधर कौन सा कोर है, इधर पॉजिटिव कोर है कि नहीं है। अब देखो क्या होगा, क्या होगा कि ये जो बाउंड्री के पास जो होल्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो होल्स को तो चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स को क्या चाहिए, होल्स। तो सब नजदीक नजदीक है, तो खिड़की से ताक झाक करेगा ना, एक तरफ लड़का एक तरफ लड़की है, खिड़की है बगल में, अब एकदम खिड़की के पास दोनों बैठा हुआ, तो ताक झाक करेगा नहीं करेगा। तो ये जल्दी जल्दी क्या करेगा, सब कंबाइन कर लेगा, रिकंबाइन कर लेगा। समझ में आपको। और अगर इसका डायग्राम मैं बना दूं तो कंबाइन कर लेगा दोनों, और इस बाउंड्री के पास इस तरफ सिर्फ निगेटिव कोर बचल रह जाएगा, क्योंकि वो तो पार्टिसिपेट कर नहीं सकता है, इधर पॉजिटिव कोर पार्टिसिपेट कर जाएगा, है ना। अब बाकी इधर होल्स रहेगा, सब दूर दूर रहेगा, इधर इलेक्ट्रॉन्स रहेगा सब। समझना है बात को। लेकिन ये जो इस रीजन में जो है ना, ये वाला रीजन का जो है, ये वाला रीजन का, ये रीजन का सारा इलेक्ट्रॉन्स और होल क्या कर जाएगा, कंबाइन कर जाएगा। तो यहां लिखते हैं हम लोग, है ना, कि द इलेक्ट्रॉन एंड होल्स प्रेजेंट इन द सेमीकंडक्टर नियर द जंक्शन, ठीक है, क्या करेगा, कंबाइन ईच अदर एंड निगेटिव एंड पॉजिटिव कोर, है ना, लेफ्ट देयर, सिर्फ वही बचा रह जाएगा। लेकिन इसके कारण क्या होगा कि ये जो निगेटिव कोर बचल है, ये पोटेंशियल बैरियर सेटअप कर देगा इसके बीच में। मतलब क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा,
तो इधर के तरफ एक पॉजिटिव टर्मिनल, इधर की तरफ एक निगेटिव टर्मिनल आ जाएगा, इसको VB बोलते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, द को निगेटिव एंड पॉजिटिव कोर सेट अप अ पोटेंशियल, है ना, across the junction called potential barrier और और इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर या जंक्शन बैरियर बोलते हैं। और क्या हो जाएगा, द थिकनेस ऑफ दिस, थिकनेस इधर इधर लिख देता हूं आगे, इसी में एक स्लाइड ब्राइट कर देते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा कि the combination of electrons and holes, ठीक है, near the junction, ठीक है, form a layer where only positive, where क्या हो गया, इसको आ नहीं रहा, ये तो गड़बड़ा गया क्या, कि लेयर वेयर ओनली पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोर लेफ्ट, ठीक है, दिस लेयर इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर, उसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं क्यों, थोड़ा सा सॉरी इसके लिए, है ना, बस लास्ट है। तो ये डिप्लीशन लेयर कहलाता है। अब देखो ध्यान से, यही जो है मेरा, यही यहाँ से जो थिकनेस है, अगर इसको मैं अलग से बनाऊं तो ये मेरा जो है सेमीकंडक्टर है, पीएन जंक्शन है, और ये जो मेरा है ना लेयर, इसी को डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। ये हमारा इसी के बीच में बैरियर सेटअप है, ये वोल्टेज, इसको VB बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, इसी को हम लोग VB बोल रहे हैं। यही हमारा VB पोटेंशियल बैरियर है, और इधर इसके होल्स है, इधर इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। यहाँ पे इधर नेगेटिव कोर बचा हुआ है, इधर पॉजिटिव कोर बचा हुआ है। अब होगा क्या कि ये इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देगा। तो जब इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देगा, तब ये होल्स को इधर नहीं जाने देगा और इलेक्ट्रॉन्स को इधर नहीं आने देगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में इलेक्ट्रॉन भागता है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम तरफ जाना चाह रहा है ना, तो जाएगा ही नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर अब इसको जाने ही नहीं देगा, इसको इधर इसको होल्स आने ही नहीं देगा। तो अब फर्दर रिकॉम्बिनेशन आपका नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए इसका नाम है बैरियर। ये जंक्शन जो है ना बैरियर का काम करता है, ठीक है, ये बैरियर हो गया। और इसका जो है पीएन जंक्शन जो है हमारा, पीएन जंक्शन है ना, इज कॉल्ड डायोड भी इसको बोलते हैं। और डायोड को ऐसा सिंबल है, ये पी होता है, ये एन होता है, ये हमारा जंक्शन, ठीक है, ये हमारा जंक्शन है, ठीक है, यही पीएन जंक्शन डायोड का। तो बस इतना ही लिख दीजिएगा तो काफी है। यानी पी टाइप क्या होता है, एन टाइप क्या होता है आपका,
है ना, बहुत हो गया ये। पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, फिर पी एन जंक्शन को डिफाइन कर दीजिएगा, थोड़ा सा पोटेंशियल बैरियर को डिफाइन कर दीजिएगा, आपका काम हो गया। इससे ज़्यादा इसमें फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग की अभी जरूरत नहीं है और ज़्यादा डिटेल्स में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इतना सफिशियंट है, मोर देन इनफ है, ठीक है। ओके, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना, यानी कि आगे और डिस्कशन करेंगे। ओके, चलो फिर मिलते हैं, थैंक यू।